सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इग्नी यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड है MHD4 और जो इस बुक में है वो है नाटक और अन्य गद्य विधाएं हैं। इससे रिलेटेड ये बुक है और बुक का नाम है हिंदी गद्य विविधा। और इसमें टॉपिक 1 आज हम करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है तांबे के कीड़े। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तांबे के कीड़े जो है 1946 में भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी का पहला विसंगति बोध यानी कि अब्सर्ड एकांकी नाटक है। यानी कि जो तांबे के कीड़े हैं 1946 में भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित एक एकांकी नाटक है। चूंकि यह एक एब्सर्ड नाटक है, इसीलिए एब्सर्ड मतलब एकांकी नाटक है और विसंगति बोध नाटक है, इसीलिए इसमें पारंपरिक नाटकों की तरह कोई बंधी बंधाई, जो पारंपरिक नाटक होते हैं उसमें बंधी बंधाई और सीधी कहानी होती है, तो उसकी तरीके से ये नहीं है। इसमें कोई बंधी बंधाई और सीधी कहानी या फिर नायक नायिका या निश्चित अंत यानी कि क्लाइमेक्स नहीं होता है इस कहानी में। तांबे के कीड़े कहानी में जो है निश्चित अंत या क्लाइमेक्स नहीं है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इंसानी जीवन की निरर्थकता, भटकाव और अकेलेपन को दृश्यों के माध्यम से दिखाया गया। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद इंसानी जीवन कैसा हो गया था, कैसे निरर्थक हो गया था, कैसे भटकता था और कैसे उनमें अकेलापन आ गया है, इन दृश्यों को जो है दिखाया गया है इस कहानी में। यहाँ इस कहानी के मुख्य पात्र, विषय और इसकी पूरी कथा वस्तु को आसान भाषा में समझाया गया है। तो चलिए समझते हैं। अच्छा, इसके जो मुख्य पात्र है वो इस प्रकार से थे। इस कहानी के पात्रों के कोई पारंपरिक नाम नहीं है। जो इस कहानी के जो पात्र थे उसमें कोई भी पारंपरिक नाम नहीं दिया गया इनको। वे समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतीक है, यानी कि जो समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं उनके प्रतीक हैं। जैसे कि एक रईस आदमी, रईस मतलब अमीर आदमी, जो हर समय अपनी अमीरी और सनक में डूबा रहता है। यानी इस कहानी में एक रईस आदमी को दिखाया गया है जो हर समय जो है अपनी सनक में डूबा रहता है और अमीरी में डूबा रहता है। दूसरा है बाबू, जो कि एक क्लर्क है, मध्य वर्ग का थका हुआ और कुंठित और मशीनी जीवन जीने वाला व्यक्ति है। एक बाबू नाम का क्लर्क है जो मध्य वर्ग का थका हुआ व्यक्ति है, जो कि मशीनी जीवन जीने वाला व्यक्ति है। और एक पागल है जो समाज की कड़वी सच्चाइयों को अजीब तरीके से बोलता है। वो समाज एक पागल व्यक्ति भी है जो समाज की सच्चाइयों को तो बोलता है लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से बोलता है। इसमें एक अफसर भी है जो व्यवस्था और सत्ता का प्रतीक है, यानी कि समाज की व्यवस्था क्या है या सत्ता क्या है उसका प्रतीक है एक अफसर। और पांचवा है दो स्त्रियां। इसमें दो स्त्रियों को दर्शाया गया है जो आधुनिक समाज की स्त्री पुरुष संबंधों के तनाव और अकेलेपन को दर्शाती है। और इसमें एक कुली और एक नौकर का भी जिक्र है इस कहानी में। तो चलिए आगे समझते हैं। एकांकी की पृष्ठभूमि और उसके माहौल के बारे में जानेंगे। नाटक की शुरुआत एक अजीब और अव्यवस्थित और डरावनी माहौल से होती है। जो नाटक की शुरुआत होती है वो बहुत ही अजीब तरीके से होती है, अव्यवस्थित होती है और डरावना माहौल होता है। मंच पर रोशनी और आवाजों का अजीब तालमेल होता है। मंच पर रोशनी होती है, बहुत आवाजें होती है और इनका एक अजीब तालमेल देखने को मिलता है इस कहानी में। द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, यानी इस कहानी के द्वारा ये दिखाया जाता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो अभी अभी खत्म हुआ है और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी है, डर और अनिश्चितता है का माहौल बना हुआ है। पात्र एक ही जगह पर मौजूद हैं, जो पात्र है वो एक ही जगह पर मौजूद है लेकिन कोई भी एक दूसरे से दिल से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कोई भी पात्र है इस कहानी का, जो कोई भी पात्र है वो एक दूसरे से दिल से नहीं जुड़े हुए हैं। मुख्य कथा वस्तु और घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। संवादों का बिखराव है, यानी जो संवाद हो रहे इसमें उसका बिखराव है और संवादहीनता है नाटक में जितने भी पात्र हैं वे सब आपस में बात तो करते हैं लेकिन उनकी बातों में कोई तालमेल नहीं, मतलब बात कर रहे, बस बात करने के लिए कर रहे हैं, उनमें कोई आपस में तालमेल नहीं है। अब जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि रईस कोई बात पूछता है तो बाबू उसका जवाब न देकर अपनी ही किसी चिंता या बीमारी का रोना रोने लगता है। यानी कि जो रईस आदमी है यानी कि अमीर आदमी है, वो कोई बात जो है बाबू से पूछता है तो उसकी बात का जवाब नहीं देता, वो अपनी ही चिंता या बीमारी के बारे में
अपना ही रोने लगता है कि वो कितनी तकलीफ में है। और वो जो पागल है बीच में आकर कोई ऐसी दार्शनिक या अजीब बात कह देता है जिसका उस समय की परिस्थिति से कोई मेल नहीं होता। यानी एक पागल भी दिखाया गया, एक पागल व्यक्ति जो बीच में ही घुसता है और कोई ऐसी दार्शनिक या अजीब बात कह देता है जिसका उस परिस्थिति से उस समय में कोई भी लेना देना नहीं होता है। भुवनेश्वर ये दिखाना चाहते हैं कि आधुनिक समाज में इंसान एक दूसरे के पास होकर भी कितना अकेला है। यानी कि भुवनेश्वर जो है वो दिखाना चाहते हैं कि आज के आधुनिक युग में, आज के आधुनिक समाज में इंसान एक दूसरे के पास तो है लेकिन फिर भी बहुत अकेला है। कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा, सब अपनी ही धुन में लगे हुए हैं। तांबे के कीड़े का प्रतीक जानते हैं इसके बारे में। नाटक के बीच में मशीनों, पैसों और धातु, तांबा या और कॉपर का जिक्र आता है। जो नाटक है उसके बीच में जो है मशीनों का, पैसों का और धातु, यानी कि धातु में तांबा और कॉपर ले लो, इसका जिक्र आता है। यहाँ पर तांबे के कीड़े उन इंसानों को कहा जाता है। यानी कि तांबे के कीड़े किसे कहा जाता है? ये उन इंसानों को कहा जाता है जो औद्योगिक क्रांति और युद्ध के बाद पूरी तरह से मशीन हो चुके हैं। यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद और युद्ध के बाद पूरी तरीके से मशीनी हो चुके हैं, उन्हीं इंसानों को तांबे के कीड़े कहा गया है कहानी में। जैसे तांबा एक बेजान धातु है, वैसे ही इंसानों की भावनाएं मर चुकी हैं। वे कीड़ों की तरह बिना किसी ऊंचे उद्देश्य के सिर्फ जी रहे हैं, कमा रहे हैं और छटपटा रहे हैं। यानी कि बस उनमें कमाने की, जीने की और छटपटाने के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है। कुंठा और यौन विकृतियां भी इसमें दिखाई गई है नाटक में। एकांकी में स्त्री और पुरुष के संबंधों का खोखलापन भी सामने आया है। पात्रों के बीच रोमांस या प्रेम नहीं है, बल्कि एक अजीब सी चिढ़, कुंठा और शारीरिक आकर्षण का तनाव है। यानी कि जो स्त्री पुरुष का पात्र दिखाया गया है कहानी में, उनके संबंधों में बहुत खोखलापन दिखाया गया, उनमें कोई रोमांस या प्रेम नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक अजीब सी चिढ़ है, कुंठा है या शारीरिक आकर्षण का तनाव है। स्त्रियां अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को लेकर डरी हुई है। जो स्त्रियां हैं वो अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को लेकर बहुत ही डरी हुई हैं। और पुरुष अपनी मानसिक कमियों को छुपाने के लिए चिल्लाते हैं। जो पुरुष है वो अपनी मानसिक कमियों को छुपाने के लिए स्त्रियों पर चिल्लाते हैं। व्यवस्था पर व्यंग, यानी कि व्यवस्था पर क्या व्यंग किया गया है इस कहानी में? अफसर और रईस के माध्यम से भुवनेश्वर ने पूंजीवादी और दमनकारी व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया है। आम आदमी जैसे कि बाबू और कूली इस व्यवस्था के नीचे पिस रहे हैं। जैसे बाबू और कूली जैसे जो लोग हैं इस व्यवस्था के नीचे, वो आम आदमी है और इस व्यवस्था के नीचे जो है बस पिस रहे हैं और अपनी पहचान को खो चुके हैं। नाटक का अंत पारंपरिक। अब नाटक का अंत कैसे होता है ये जान लेते हैं। पारंपरिक नाटकों की तरह इसका कोई सुखद या दुखद अंत नहीं होता। जैसे कि कई नाटक ऐसे होते हैं जिनका एक सुखद या दुखद, यानी कि सुख वाला अंत दिखाया जाता है या दुख वाला क्लाइमेक्स दिखाया जाता है। इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नाटक जहां से शुरू हुआ था वहीं एक अजीब सा भटकाव था, शोर और अनिश्चितता के बीच खत्म हो जाता है। जहां से शुरू हुआ था, जैसे कि भटकाव था, शोर था, अनिश्चितता थी, उसी के बीच जो है नाटक खत्म भी हो जाता है। पात्र जहां थे वैसे ही उलझे रह जाते हैं, कोई भी अंत नहीं होता, किसी के जीवन में कोई सुधार नहीं होता है। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य, यानी कि ये जो कहानी है एकांकी कहानी है, एकांकी नाटक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। भुवनेश्वर इस एकांकी के माध्यम से समाज को यह बताना चाहते हैं कि समाज को भुवनेश्वर जो है इस एकांकी नाटक या कहानी मान लो इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में जानेंगे। मशीनीकरण का नुकसान, जो मशीनीकरण हो गया है आधुनिक युग में उससे क्या नुकसान है। आधुनिक सभ्यता ने इंसान को अंदर से खोखला और मशीन का गुलाम बना दिया है। यानी जो आधुनिक सभ्यता है उसने इंसान को अंदर से खोखला बना दिया और मशीन का जो है गुलाम बना दिया है, यानी कि तांबे का कीड़ा बना दिया है। अकेलापन, भीड़ में रहते हुए भी आज का इंसान पूरी तरीके से अकेला है और अवसाद यानी कि डिप्रेशन का शिकार है। जैसे अगर कोई इंसान है वो भीड़ में रहते हुए भी आज अकेला है या फिर डिप्रेशन का शिकार है। युद्ध का खौफ, युद्ध केवल जमीन नहीं जीतते, वे इंसानी दिमाग और संस्कृति को भी नष्ट कर देते हैं। युद्ध जो है, जो युद्ध होते हैं वो केवल जमीन को ही नहीं जीतते हैं बल्कि इंसानी दिमाग और उस संस्कृति को भी नष्ट कर देते हैं, ऐसा इस कहानी में बताया गया है।
यह एकांकी अपनी इसी अनूठी और प्रयोगवादी शैली के कारण हिंदी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखती है। सो वेल फ्रेंड्स, आशा है आपको एकांकी कहानी जो कि भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार की और कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब